नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का महिला जगत कार्यक्रम में। दर्शकों, मैं आज की महिला हूँ और मेरी राह में कई चुनौतियाँ भी हैं, पर मैं उन तमाम चुनौतियों से निपटकर आज समाज में अपनी एक अलग पहचान बना रही हूँ। मैं आत्मविश्वास से भरी हुई, मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त हूँ, तभी तो मैं अपने परिवार और करियर में सामंजस्य स्थापित कर कार्य कर रही हूँ। और ये कहानी ना केवल मेरी है, बल्कि मुझ जैसी मेरी तमाम बहनों की है, जो आज हर स्तर पर किसी न किसी प्रकार का कार्य कर रही हैं और अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों को भी निभा रही हैं। महिला सशक्तिकरण का जो हमारा इतिहास है वो भी हमें यही बताता है कि किस तरह हमने शोषण से सफलता तक का ये सफ़र तय किया है और इस सफ़र में क्या क्या अभी और हासिल करना बाकी है और किन किन क्षेत्रों में आज भी सुधार की आवश्यकता है। इसी विषय पर आज हम हमारे कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं और इस विषय पे हमसे बातचीत करने के लिए आमंत्रित दो नारी शक्तियों से आइए हम आपको मिलवाते हैं। इस वक्त सबसे पहले मेरे साथ हैं पंखुड़ी सेवा समिति की संस्थापिका खुशी शांतरा जी। खुशी जी अपने संगठन के माध्यम से बस्तर सहित अन्य जिलों की महिलाओं को लेकर कार्य कर रही हैं, उनके जीवन की दशा और दिशा को सुधारने में उनकी सहायता कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर मेरे साथ हैं बस्तर फूड फर्म के खाद्य सलाहकार शेख रजिया जी। आप बस्तर के व्यंजनों और बस्तर के खाद्य पदार्थों को नया स्वरूप प्रदान कर रही हैं, जिसके कारण इनकी डिमांड न केवल बस्तर, न केवल छत्तीसगढ़, वरन देश विदेशों में भी है। तो सबसे पहले आपके सराहनीय कार्य के लिए आप दोनों को दूरदर्शन परिवार की तरफ से ढेरों बधाइयाँ और हमारे कार्यक्रम में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए कार्यक्रम का आरंभ करते हैं। मेरा पहला प्रश्न रजिया जी आप ही से है। हम सशक्त महिला की बात करते हैं, आत्मनिर्भर महिला की बात करते हैं, तो आपके दृष्टिकोण में इसकी परिभाषा क्या है? मेरे दृष्टिकोण में अगर बात करें तो वो महिला जी जो डिसीजन लेने में, चाहे वो पारिवारिक डिसीजन की बात करें या फिर वर्क एरिया में डिसीजन की बात करें, जी आत्म सम्मान के साथ और भरोसे के साथ में, विश्वास के साथ अपने तथ्य को सामने रख सके, जी वो आत्मनिर्भर है जी, सशक्त है। सशक्त है। बातों को रखना पूरे ईमानदारी के साथ में और कॉन्फिडेंस के साथ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस बात का भय छोड़कर कि परिणाम क्या होगा, बस हम यदि बात अपनी रखनी चाहते हैं तो हमें हिम्मत से अपनी बात रखनी चाहिए। आपको लगता है कि आप जो बात कह रही हैं वो सच है, जी, झूठ ना, बाकी जो भी है वो बात की बात है, लेकिन अपने बात को रखे तो सही। जी जी जी, तो आई थिंक वो सशक्तिकरण है। जी, इसी प्रश्न में मैं आपका दृष्टिकोण भी चाहूंगी खुशी जी कि महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करें तो आप क्या समझती हैं उससे? ऐसे तो सशक्तिकरण के कई तथ्य हैं जी, पर मेरी नज़र में वह महिला सशक्त है जो अपने स्वयं का निर्णय लेने का हक रखती हो। जी, चाहे वो निर्णय उसके सामाजिक क्षेत्र से हो, आर्थिक क्षेत्र से हो, पारिवारिक क्षेत्र से हो, पर उस महिला को अपने स्वयं की ज़िंदगी जीने के निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए। जी, जब वो ये अधिकार लेने लगती है तो वो सशक्त होती है और सशक्तिकरण के लिए उसका आत्मनिर्भर होना भी उतना ही आवश्यक है। जी, तो सशक्तिकरण आत्मनिर्भरता से ही आएगी, हम ऐसा कह सकते हैं। जी बिल्कुल। रजिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक भ्रम भ्रांति हम जो भी कह सकते हैं वो है कि जो गृहिणी होती है वो कुशल होम मेकर होती है और कामकाजी महिलाएं कहीं ना कहीं विफल रह रही हैं घर को संभालने में। आप एक गृहिणी भी हैं और कामकाजी महिला भी, तो आप क्या इस प्रश्न का उत्तर देना चाहेंगी? शब्द बहुत हो सकते हैं या फिर एक शब्द है लेकिन उसके मायने अलग हो सकते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक कामकाजी महिला जी, घर भी संभाल सकती है और बाहर का काम भी संभाल सकती है। जैसा आपने कहा कि फेल हो जाती हैं घर को संभालने में, वो इसलिए मतलब असफल हो जाती है क्योंकि जो पुरुष का साथ मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। सारी जिम्मेदारियां, मसाले के डब्बे कहाँ हैं, घर की गृहिणी से पूछा जाए, चाहे वो ऑफिस में बैठी हो फिर भी फ़ोन करके पूछो कि नमक का डब्बा कहाँ है, मिर्च का डब्बा कहाँ है। जी, अगर आप डे 1 से जब आपने एक नींव रखी अपने गृहस्थ जीवन की, जिसमें इस जीवन को चलाने के लिए महिला और पुरुष दोनों बराबर भागीदार है, तो आई थिंक विफलता नहीं आएगी। उसमें पुरुष का साथ होना भी बहुत ज़रूरी है, महिला का साथ होना भी ज़रूरी है, तभी ये ज़िंदगी की गाड़ी आगे बढ़ पाएगी। तो असफलता एक के इसमें नहीं होनी चाहिए। असफलता का जो भार है महिला और पुरुष दोनों में होना चाहिए। जी, जब आपकी जिम्मेदारी महिला ने बांटी है, आपका जो घर खर्च है वो भी उतना ही कार्य करके या जॉब में सैलरी के फॉर्म पे आपको आपके कार्य में वो साथ दे रही है, तो पुरुष का भी उतना ही जिम्मेदारी होता है कि महिला की भी जिम्मेदारी को बांटे। तो इसमें विफलता कहीं नहीं आएगी। पुरुष का
कार्य क्षेत्र की बात करें या महिला का घर का बात करें, दोनों मिलके जब दोनों फील्ड को संभालते हैं तो आई डोंट थिंक कि कोई महिला या पुरुष फेल या पास है। जिंदगी की गाड़ी चलनी मजे ही से है। चलेगी जी। चलेगी। मतलब यदि हम जिम्मेदारी को बांट दें तो ये जो विफलता है वो सफलता में बदल जाएगी। विफलता का ठीकरा एक के सर नहीं फूटना चाहिए, जी, जी, विफलता का बिल्कुल। ठीकरा महिला और पुरुष दोनों दोनों के पे सर। फूटना चाहिए। जी हाँ। और वहीं पे सक्सेस का भी जो क्रेडिट है जी दोनों को जाना चाहिए, एक पुरुष को भी जाना चाहिए, दूसरा महिला महिला को भी को भी जाना जाना चाहिए। चाहिए। दोनों जिम्मेदारी, यही तो है गृहस्थ जीवन की सफल मंत्र। जी जी बिल्कुल सही कहा आपने। खुशी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, एक महिला दोहरी भूमिका निभाती है जब वो गृहिणी भी हो जाती है और कामकाजी भी होती है, तो आप क्या मानती हैं कि वो इस दोहरी भूमिका को निभा सकती हैं? जी बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि शायद महिलाओं को ही इतनी कैपेसिटी दी गई है प्राकृतिक तौर पे कि वो दोहरी भूमिका निभा सके। हमने अक्सर देखा है महिलाएं जब से बाहर काम करना शुरू की है जी तो अधिकतर घर का जो जिम्मेदारी है, जो हाउस होल्ड चीज़ें, वो महिलाओं के ऊपर ही रहती है। अभी धीरे धीरे जैसे समय बदल रहा है तो हम देख रहे हैं कि कुछ पुरुष भी होम एसेंशियल्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बदलाव है। जी लेकिन ख़ास तौर पे प्राचीन काल से जो एक जीवन शैली चली आ रही है कि पुरुष बाहर का काम करेगा और महिलाएं घर संभालेंगी, तो वो सोच आज भी 70% हाउस होल्ड में चलती आ रही है, जी जिसे बदलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्यों की आवश्यकता के अनुसार अब महिलाओं का काम करना भी एक नॉर्मल लाइफस्टाइल हो गया जी। है। चाहे आप ज़रूरत देखें या महत्वाकांक्षा देखें, तो महिलाओं को काम करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग रोल अब नहीं लगता। जी पर ये चैलेंजिंग तब हो जाता है जब उनको घर से प्रेशर हो, इमोशनल या मनोवैज्ञानिक तरीके से। इसी जगह पे अगर उनको परिवार, हस्बैंड, माँ बाप, सास ससुर सबका सहयोग हो जी। तो बाहर और घर दोनों में वो दोहरी भूमिका बहुत ही अच्छी तरीके से निभा सकती निभा है। सकती है। जी। जी बहुत खूब कहा आपने खुशी जी। अरे जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बस्तर की जब हम बात करते हैं, चूँकि आप ज़मीनी स्तर पे महिलाओं से प्रतिदिन भेंट करती हैं, आप क्या महसूस करती हैं बस्तर की महिलाओं में कि तब और अब में क्या कुछ परिवर्तन आया है उनके जीवन में? ग्राउंड लेवल पे अगर बात करें तो पिछले 9 सालों से मैं ग्राउंड लेवल पे जुड़ी हुई हूँ। जी। हर ग्रामीण अंचल में ये आदिवासी संस्कृति की बात करें, मुझे बहुत अच्छी जो बात लगती है वो ये है कि बस्तर की जो महिलाएं हैं डिसीजन लेने में बहुत ही स्वच्छंद हैं, बिल्कुल फ्री हैं। जी आदिवासी महिला हो कि जबकि उसमें शिक्षा का अभाव है, लेकिन घर के अगर डिसीजन लेना होता है तो पुरुष अकेले डिसीजन नहीं लेता। जी वहाँ पे महिला को मैंने टॉप पे देखा है। अच्छा जी मैंने फर्स्ट प्रायोरिटी महिला का देखा, डिसीजन बहुत ही वाइजली लेती है, जो चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखा। जी। इसी वजह से शायद यही रीज़न था कि मैं बस्तर की जो महिला, आदिवासी महिलाओं के बारे में जब मैं कहीं कॉन्फ्रेंस में बोलती हूँ, मैं यही बोलती हूँ कि यू हैव टू टेक द एग्जाम्पल ऑफ दिस ट्राइबल वुमेन। जी दे आर वेरी मच फ्री टू टेक देयर डिसीजंस। जी सो दे आर द लाइक, मैं उनकी फॉलोअर हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। जी डिसीजन मेकिंग में बहुत स्ट्रांग है। पुरुषों के साथ बैठना, पुरुषों के साथ में उनकी जिम्मेदारियों को लेना, या फिर किसी तरीके का डिसीजन होता है घर के मामले में, कहीं पे भी शादियों की बात करें या कार्यों की बात करें, महिलाओं को मैंने बराबर खड़े देखा है और पुरुषों से आगे देखा है। आगे देखा है जी मैंने पुरुषों से आगे देखा, और अगर कहीं रिस्क भी उठाना हो तो पुरुष थोड़ा एक कदम मैंने उसको पीछे हटते हुए देखा, लेकिन वहीं पे महिलाओं को देखा, वो उनके लोकल लैंग्वेज जो हल्बी है, भत्री है, गोंडी, उसमें भी वो ताड़ जाती हैं। जी मुझे करना है, वो समझती हैं। जी वो आपकी आंखों की परिभाषा, आपकी बातों के जो मायने हो, आपका बॉडी लैंग्वेज बहुत क्लियरली समझती हैं, और जब डिसीजन होता है ना, दे आर बोल्ड। जी यही चीज़ें मुझे इंस्पायर करती है, इसीलिए मैं बस्तर से बाहर नहीं जाती जी। भी हूँ, भागकर वापस आती हूँ। जी। और अक्सर जब भी अपने काम के दौरान जब मुझे फुर्सत मिलती है तो मैं इन महिलाओं के साथ रूबरू भी होती हूँ, जी एंड उन्हीं को मैं आइडियल लेती हूँ। जी। So, इतना स्ट्रॉन्ग उनका डिसीजन होता है। मतलब हम ये परिवर्तन, जो सशक्तिकरण की बात हम जो कर रहे हैं, ये बिल्कुल हम बस्तर की महिलाओं में भी देख रहे हैं। हम तो 4 किताबें अब पढ़ के यहाँ पे अब डिसीजन लेने में तब हम अपने आप को लाइक स्ट्रॉन्ग समझते हैं, जबकि जी। वो प्रकृति जैसे इतनी बड़ी विशाल यूनिवर्सिटी में वो रह रहे हैं, और एक लाइफ एजुकेशन जो उन लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा है, जी तो उसी से वे सीखती उसी हैं। से वो सीख रहे हैं। जी सो आई डोंट थिंक कि नॉलेज के लिए आपको किसी लाइब्रेरी में जाना पड़े या फिर किसी विद्वान को फॉलो करना पड़े। दे आर द रियल एजुकेट पीपल। जी। तो आप उन्हें फॉलो कर लीजिए, सो यू विल गेट योर कॉन्फिडेंस। जी जी दैट्स द थिंग। बहुत खूब, बहुत खूब। खुशी जी, इसी संदर्भ में मैं आपसे भी जानना चाहूँगी, चूँकि आपका भी जो फील्ड है, आपका जो काम है वो यही है, जी। बस्तर की महिलाओं को एकत्रित कर आप अपने कार्य में आगे बढ़ रही हैं, तो आप जब आप उनसे मिलती हैं तब आप क्या महसूस करती हैं?
मैं जैसे बस्तर की महिलाओं के बारे में अगर बात करना चाहूँ तो क्योंकि मैं भी बस्तर से हूँ और बस्तर की महिलाओं को मैं 2 क्लासिफिकेशन में देखती हूँ, एक शहरी और एक ग्रामीण। अगर हम शहरी महिलाओं की बात करें तो जैसे कि हम भी अर्बन एरिया में रहें, बहुत ज़्यादा अर्बनाइजेशन तो नहीं है, फिर भी ग्रामीण अंचलों से डेवलपमेंट ज़्यादा है। तो यहाँ की शहर की महिलाएं भी बाकी जगह की अपेक्षा बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के शिक्षा, चिकित्सा, राजनीति, सिविल सर्विसेज सब में बहुत आगे और प्रगतिशील रही हैं। और हम बात करें ग्रामीण अंचल की महिलाओं की तो वो प्राकृतिक रूप से ही काफ़ी स्किल्ड रही हैं। हम जो भी बस्तर आर्ट या यहाँ के हैंडलूम्स की बात करते हैं तो खास तौर पे देखा जाए तो महिला ही उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, सबसे आगे हैं। अब जैसे रेशम उत्पादन का अगर देखा जाए, नारायणपुर के क्षेत्र में, ओरछा के क्षेत्र में जो बहुत ही अंदरूनी और नक्सल प्रभावित है, वहाँ भी वो अपनी जीवन शैली गुजार रही हैं। और ख़ास तौर पे एक फैमिली में महिला ही ज़्यादातर रोज़गार उत्पन्न करती है पुरुषों की अपेक्षा बस्तर में। इसके अलावा देखा जाए तो खेती किसानी, पशुपालन, हर तरीके से महिलाएं शारीरिक तौर पे भी बहुत मजबूत आपको नज़र आएंगी ग्रामीण अंचलों की। और अब तो जैसे काफ़ी सरकार की योजनाएं आ गई हैं तो वो बढ़ चढ़ के NRLM की बहुत सी स्कीम्स में मतलब हिस्सा ले रही हैं और बहुत जल्दी सीखती हैं। आप उनको बुलाएं ट्रेनिंग में, उनकी अपेक्षा पुरुषों को भी बुलाया जाए तो आपको 10 में से मुश्किल से 2 या 3 ही आए हुए दिखेंगे, लेकिन महिलाएं पूरी 10 की 10 आती हैं, अपना टाइम देती है, अपना घर का काम करने के बावजूद वो टाइम पे आती है, सीखती है और अपना रोजगार भी बढ़ाती हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि अब हम बस्तर में वो पिछड़ापन नहीं देखते। जी नहीं, बिल्कुल। रजिया जी, जैसा कि खुशी जी ने अभी कहा कि यदि किसी प्रकार का कोई प्रशिक्षण होता है तो महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं, समय पे पहुंचती हैं। प्रश्न मेरा समय पर ही है। एक और छोटा सा डर हम महिलाओं के मन में सदैव रहता है कि हम सबसे पहले घर के पूरे दायित्वों को निभाएं, उसके बाद खुद के लिए समय निकालें। तो ये कितना सही है? हमें अपने लिए समय निकालना चाहिए या नहीं? अपने लिए समय तो आपको हमेशा निकालना ही चाहिए, क्योंकि आप रोबोट नहीं हैं। आप एक इंसान हैं। आपको फैमिली को भी टाइम देना है, आपको खुद के लिए भी टाइम देना है और बाहर की जो जिम्मेदारी आप पे दी गई है। आज अगर हम, जैसे खुशी ने बताया, आई एम लिटरली वेरी हैप्पी कि खुशी ने जिस हिसाब से, क्योंकि उसका भी काफ़ी अच्छा ग्राउंड लेवल पे उनका एक्सपीरियंस है, और तो इस चीज़ पे ये जो देखा है, आज अगर इंडिया में बात करें ना, आधे ज़्यादा जो पॉलिसीज़ है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ या फिर गवर्नमेंट स्कीम्स या SHG के जो मॉडल्स हैं, बैंक का जो लोन का जो प्रावधान में है, ये इसमें सबसे पहले महिलाओं को सामने रखा गया, पुरुषों को पीछे है। तो पुरुष भी आज की डेट में देखा गया कि वो हमसे शिकायत करते हैं कि सारे स्कीम्स गवर्नमेंट ने पुरुषों के लिए नहीं, महिलाओं के लिए बनाया है। तो सारे लोगों को ये पता है अगर हम कोई जिम्मेदारी महिला को देते हैं तो बखूबी निभाती है, बिकॉज वो क्या है, अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। उसको अपने सारे जो टाइम शेड्यूल होता है, मॉर्निंग का जो होगा फर्स्ट आवर वो होगा फैमिली के लिए, देन उसके बाद वर्किंग, शाम का 1 या 2 घंटा वो अपने लिए निकालते हैं। अगर ये टाइम नहीं देंगे तो मे बी आई थिंक इन फ्यूचर वो जो लॉन्ग सस्टेनेबल जो लाइफ होना चाहिए, हेल्दी लाइफ, वो नहीं मिल पाएगी उनको। सो अपने लिए टाइम देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बाकी की जो जिम्मेदारी है, वेदर इट इज़ लाइक रिलेटेड टू द इन लॉज, अपने शादीशुदा ज़िंदगी की बात करें जिसमें परिवार भी है, मायके का भी दायित्व निभाती हैं, ससुराल को भी संभालती हैं, एजुकेशन फील्ड में भी अपने लिए एक नील का पत्थर जो होता है उसे भी वो रखती हैं, बच्चों के लिए तो रियल सुपर वुमेन होती है। तो इसीलिए अगर ये सारे दायित्वों को मरते दम तक सक्सेसफुली करना है तो खुद के लिए समय देना ही बेहद ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। हाँ, इसी से जुड़ा मेरा एक और प्रश्न है, जब हम अपने लिए समय निकालते हैं तो वहीं एक और मुद्दा आता है कि हमें अपने स्वास्थ्य को भी सबसे ऊपर रखना होगा, क्योंकि जब हम स्वस्थ रहेंगे पीछे हमारा परिवार स्वस्थ रहेगा। तो इसके लिए आज आप हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे कि महिलाओं को विशेषकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए? महिलाओं को अपने स्वास्थ्य का ख्याल पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा रखना चाहिए, ऐसा मैं सोचती हूँ, क्योंकि बचपन से हम जो देखते आ रहे हैं, खास करके हमारी मम्मियों को, तो जो बच गया वो खा लिए, जब वक्त मिले तब आराम किए, मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे वो कभी नहीं रखती भारत की महिलाएं। तो मैं ये सोचती हूँ सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी उनके सर पे होता है, उनको परिवार को भी देखना है, बाहर भी देखना है, बच्चों की जिम्मेदारियाँ उठानी है। तो अगर वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान पहले ना रखें तो जो भी प्रॉब्लम्स उनको होंगी, उनकी वजह से उनके सारे काम पे अड़चन आएंगे।
और जैसे कि आप शरीर के बनावट को देख लो, हार्मोन फ्लो देख लो, तो महिला और पुरुष में बहुत डिफरेंस है नेचुरली, जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं है। यही वजह है कि मतलब बहुत से शारीरिक काम पुरुष कर लेते हैं और महिलाएं नहीं कर पाती हैं। तो जैसे प्यूबर्टी से लेके आपके प्रेगनेंसी तक, मेनोपॉज तक, महिलाओं के शरीरों में बहुत से बदलाव आते हैं जो पुरुषों के शरीर में नहीं आती। इस वजह से मेरा ये मानना है कि महिलाओं को सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अपने हेल्थ को एक प्रायोरिटी लिस्ट में रखना चाहिए। बिल्कुल, हमें अपना एक समय निर्धारण करना चाहिए ही चाहिए कि हमें क्या खाना चाहिए, कितना हमें आराम करना चाहिए, जब भी जो है हम सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ सकते हैं। जी रजिया जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जब आप फील्ड पे काम पे आते हैं या घर के भी काम है जो भी है, उसमें कई सारी चुनौतियाँ भी हमें आती हैं। उन चुनौतियों को कैसे महसूस किया, कैसे उससे निपटा आपने? चुनौतियाँ तो महिला और चुनौतियों का चोली दामन का साथ है जी। सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक कई बार ऐसे होते थे कि बहुत सारे काम ओवरलैप हो जाते थे जी। लेकिन अगर संयम के साथ में अगर आप प्रॉपर अपने टाइम को मेंटेन कर रही हैं, हर काम को आप ऑन टाइम पे कर रही हैं, ऑन टाइम पे उसके रिजल्ट्स भी आप अगर फाइंड आउट कर पा रही हैं, तो आपको लाइक यू कैन लाइक हैंडल ऑल द चैलेंजेस। आप हर चैलेंज को आप सॉर्ट आउट कर सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि परिवार के भी कई ऐसे कार्य आ जाते हैं जो बहुत ज़रूरी होते हैं, उनके एक्सपेक्टेशन होते हैं, जैसे कि पेरेंट्स की बात करें कि ये काम होना चाहिए, या फिर शाम के कोई गेस्ट आ रहे हैं तो यू शुड बी देयर। कई बार मेरा और मेरी मम्मी का यहीं पे झगड़ा होता है, ऑनेस्टली मैं सबके सामने बोलती हूँ। कई बार मैंने पारिवारिक प्रोग्राम्स जो है वो स्किप किए, बिकॉज वहाँ पे मेरा जो डिसीजन होता है वो मुझे खुद एक अंदर का अलार्म देता है कि मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है। क्योंकि इट्स नॉट अबाउट इट्स माई पर्सनल लाइफ, इट्स अबाउट कि मैं अगर एक कार्य करने वाली महिला हूँ तो मेरे ऊपर जिम्मेदारी मेरे ऑफिस के स्टाफ की भी है। अगर मैं ये काम करती हूँ तो ऑन टाइम पे आई कैन पे द सैलरी जी। तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि मैं किस काम को प्रायोरिटी देती हूँ, और इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी को कुछ भी हर्ट करने वाले सेंटेंस बोलती हूँ। तो मैं उनको बोलती हूँ कि थोड़ा सा सब्र करें जी। सब्र का फल मीठा होता है, चाहे वो परिवार की बात करें या फिर हमारे कार्य क्षेत्र की बात करें, हमारे स्टाफ के बीच में भी। तो अगर हम शांत रहेंगे, हमारा दिमाग शांत रहेगा, हमारा हृदय शांत रहेगा, तो हम एक सही जो वक्तव्य है जो किसी को चुभेगा भी नहीं और ना ही कभी किसी के बीच में झगड़ा वाला माहौल पैदा करे, अगर ऐसा हम बनाकर चले तो डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। और जो तारतम्य, जो सामंजस्य बैठाना हो, आप चारों तरफ आराम से बैठा सकते हैं। मतलब मूल मंत्र यही है कि परिवार के साथ बैठकर शांति से बात कीजिए, अपनी बात रखिए, उस समस्या का कोई ना कोई निराकरण निकलेगा और परिवार बिल्कुल आपकी स्थिति को समझेंगे भी। शुरुआत में ही मैंने बोला था कि जो आपने पूछा था डेफिनेशन की सशक्त महिला, वह महिला जो अपने डिसीजन को बखूबी सामने रख सके। तो ये डिसीजन परिवार के सामने भी रख सकें, यही डिसीजन अपने स्टाफ या कोलिग्स के सामने कि भाई आज मुझे ये वक्त चाहिए, आप मुझे दीजिए, आप इसको संभालें, जो होगा हम आपके पीछे हैं जी। तो ये जो सामंजस्य बना के चलेंगे, I mean जो तालमेल जमा कर चलें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी सबके बीच में। इस तरीके से हम बिल्कुल काम के साथ और परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित कर सकते हैं। ट्रू, एब्सोल्युटली ट्रू। खुशी जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मैडम ने बोला कि बातों को स्पष्टीकरण के साथ परिवार में रखिए, निसंदेह समस्या का निराकरण हो जाएगा जी। तो अब मैं आपसे जानना चाहूँगी कि परिवार अहम भूमिका निभाता है एक महिला के सशक्त होने में। तो आज आप उन परिवारजनों से क्या अपील करना चाहेंगी जिनके घर की महिलाएं, बेटियां कुछ करना चाहती हैं, लेकिन वही कि परिवार को समय ना दे पाने के भय से वो अपनी बेटियों को आगे नहीं बढ़ने देते, तो आप उनसे क्या कहेंगी? मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगी कि जैसे एक माँ अपनी बेटी को जिस नज़र से देखती है जी, हर माँ चाहती है कि उनकी बेटी की महत्वाकांक्षाएं पूरी हो, वो ज़िंदगी में आगे बढ़े, उसकी इच्छाएं पूरी हो, उसे अच्छा पति मिले जी। तो वही सोच अपनी बहुओं के लिए भी रखें, क्योंकि आजकल ज़्यादातर महिलाएं कामकाजी हैं जी। तो शादी के बाद भी वो निरंतर काम करना पसंद करती हैं। तो ख़ास करके मतलब सास ससुरों से मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अपनी बहुओं को उसी दृष्टिकोण से देखें जिस दृष्टिकोण से वो अपनी बेटियों को देखती हैं जी। अगर वो शाम को 5 बजे थक के घर आती है तो एकदम से उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी ना हो कि वो अपनी ऑफिस से घर आते ही घर का सारा काम करे, सबको खुश करे, गेस्टिंग करे। वो भी आए तो उसे एक कप चाय भी ऑफर कर दे तो शायद उसके लिए बहुत ही सहज हो जाएगा वो एनवायरनमेंट। तो परिवार का सहयोग कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है,
क्योंकि कहीं ना कहीं ये कमी उनके इमोशनल मतलब प्रॉब्लम को भी बढ़ाता है जी। मनोवैज्ञानिक तरीके से भी वो बहुत हर्ट हो जाती है अगर परिवार का सहयोग ना हो, और एक गिल्ट हो जाता है कि मैं कामकाजी हूँ, शायद इस वजह से मैं परिवार को बैलेंस नहीं कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले महिलाओं को भी इस गिल्ट से बाहर आना है, क्योंकि काम करना हर किसी का अधिकार है और करना भी चाहिए। और सबसे ज़रूरी ये है कि जैसे रज़िया जी ने कहा, समय का नियंत्रण। अगर वो समय को नियंत्रित रखती है, 9 से 5 अगर उनका वर्किंग आवर्स है, तो उसके बाद का समय वो अपने परिवार के लिए रखे, अपने हस्बैंड, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सबके साथ निभाए बैठे, तो शायद इस प्रकार से यदि हम सामंजस्य स्थापित करते हैं ये तो लाइफ बैलेंस हो सकता है, हम आगे बढ़ सकते हैं। जी। संक्षेप में अब उत्तर चाहूंगी रजिया जी आपसे, बस्तर का जो औषधि हम कह सकते हैं महुआ, ये ख्याल कैसे मन में आया कि इसे एक नया रूप देना चाहिए? 2015 में जब मैं फील्ड विजिट करती थी तो मेरे पास महिलाएं आती थी, वो बोलती थी कि शराब पी के मेरे पति मुझे मारते हैं, शराब पी के बच्चों की पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते, तो ये भैया है क्या मसला, महुआ है क्या मसला? उससे पहले मुझे नहीं पता था जी। फिर मैंने जब उसके ऊपर रिसर्च करना देखा, मतलब रिसर्च किया, तो फिर मुझे पता चला कि ये तो एक ग्रीन गोल्ड है जी, जो औषधीय गुणों से भरा हुआ है। बट ये जो बीच का जो मिडिवल टाइम है, इंडस्ट्रियल जो सेगमेंट है, इन्होंने इसे बदनाम कर दिया जी। फिर हमने 1600 ईस्वी के बाद से फिर जो ब्रिटिश के जो गजट्स थे, देन उसके बाद गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह, जब सारी चीज़ों को स्टडी किया तो हमको ये पता चला कि इसे बाहर लेकर आने में जो हमने एफर्ट देना चाहिए था वो हम नहीं दिए। ये एक ऐसा है जो सारे आदिवासियों के लिए बहुत सारे रास्ते खोलता है। लाइवलीहुड की बात करें या फिर औषधीय गुणों की बात करें या कुपोषण से बाहर आने की बात करें, तो तब हमने फिर महुए को सामने लेकर आना डिसाइड किया जी। और आज महुआ इस टाइम पर कुकीज़, चॉकलेट्स, देन महुआ चाय, देन महुआ लड्डू या फिर महुए के जो डिकॉशन वगैरह, ये विभिन्न पदार्थों के रूप में ये आया और लोगों ने इसे खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और एक रेवेन्यू मॉडल जो हमने बस्तर के लिए बनाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज यूएस और यूके जैसे बड़ी जो कंट्रीज हैं उसके लोग आ रहे हैं ताकि ये अपने वापस देशों में लेकर जा सकें, तो तब नया स्वरूप मिला, तब हमको कॉन्फिडेंस मिला, तो इसी वजह से हम इस पे काम कर रहे हैं। अब चलिए कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों से आप अपने कुछ अनुभव साझा करना चाहें तो कर सकते हैं रजिया जी। मेरा अनुभव यही है कि अगर हम महिला जगत के लिए बात करते हैं, शिक्षा आपके लिए, भले अगर आपने शिक्षा हासिल नहीं की भी हो तो आप ये मत सोचिए कि आप अशिक्षित हैं तो आप बोल नहीं सकते जी। शिक्षा आपके लिए बस एक औजार है जी। आपका जो मन है, आपका जो आत्मविश्वास है, अगर वो आप उस कंट्रोल कर सकती हैं और अपनी बातों को सामने रख सकती हैं, और ये मत सोचिए कि ये इम्पॉसिबल है जी। एवरी वर्क इज़ पॉसिबल। हमारे यहाँ नारी शक्ति को पूजा जाता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसमें पॉजिटिविटी है, तो उस पॉजिटिविटी को पहचानें और हर काम को प्रॉपर वे इसमें करें, चाहे वो घर से रिलेटेड हो, चाहे वो वर्किंग एरिया पे हो। तो आप अपने लिए एक मकाम बना सकती हैं और आगे बढ़ सकती हैं। खुशी जी, मैं ये सोच रखती हूँ महिला जगत के कार्यक्रम के आधार पे मैं ये बोलना चाहूँगी कि जैसे मैंने अपनी संस्था का नाम रखा है पंखुड़ी फ्लाई हाई, तो मेरी ये सोच है कि हर महिला, चाहे वो शिक्षित हो, अशिक्षित हो, स्किल्ड हो, अनस्किल्ड हो, उसे सपने देखने का पूरा हक है। हर इंसान को है, पर ख़ास तौर पे महिलाओं को, क्योंकि उनको ज़रूरत है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, स्ट्रगल करने की। तो इसलिए महिलाएं हमेशा सपने देखें और उस सपने को पूरा करने के लिए ज़िद पे अड़ी रहें जब तक कि वो पूरा ना हो। पूरे विश्वास और हिम्मत के साथ अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करें। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा लगा आप दोनों से इस विषय पे ये चर्चा करके। निसंदेह आज की ये जो परिचर्चा है हमारी बहनों को बहुत पसंद आएगा। तो आप दोनों का हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमसे ये बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू सो मच।